से कुछ लोगों को जवाब भी मिला। नागपुर हिंसा पर विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक व्यवसायिक इमारत में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 20 से 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट, कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में किया हुआ वादा कंप्लीट किया है, पूरा किया है। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया है। सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। जातिगत जनगणना से ही पिछड़े वंचित समुदायों को उनका हक मिलेगा। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी, हम करवाकर रहेंगे। तो राहुल गांधी ने तेलंगाना में ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने पर एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय जो वादा किया था, वो वादा तेलंगाना की सरकार ने कंप्लीट किया है। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का बिल पारित किया है। विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित कर दिया गया है। सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम तेलंगाना सरकार की ओर से उठाया गया। साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि भारत में जातिगत जनगणना होकर रहेगी और इसे कांग्रेस पार्टी ही करवाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। विकास कार्यों को लेकर, नक्सल उन्मूलन को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बस्तर के विकास का रोड मैप भी साझा किया है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को विस्तृत जानकारी यहां पर दी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय और प्रधानमंत्री की ये बेहद अहम मुलाकात, जिसमें विकास कार्यों को लेकर, नक्सल उन्मूलन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ बस्तर के विकास के रोड मैप को भी यहां पर मुख्यमंत्री साय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विस्तृत जानकारी साझा की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह से विकास को पहुंचाया जाए, विकास का रोड मैप क्या रहेगा, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री साय की मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अनेक अमृत निकले हैं, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए। महाकुंभ के उत्साह, उमंग को महसूस किया गया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। पीएम मोदी ने मॉरिशस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के गंगा तालाब में त्रिवेणी का पवित्र जल डाला। अनेकता में एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहे, ये हमारा दायित्व है। प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर
वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में बोलते हुए महाकुंभ के आयोजन को लेकर कहा कि महाकुंभ का आयोजन अब की बार दिव्य था, भव्य था, ऐतिहासिक भी था। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में देखा कि कैसे देश अगले 1000 साल के लिए तैयार हो रहा है। एक साल के बाद महाकुंभ के इस आयोजन को भी देखा। देश की सामूहिक चेतना, देश के सामर्थ्य को पूरे विश्व के पटल पर इस महाकुंभ ने दर्शाया है, जहां मानव जीवन और देश के लिए कई ऐसे अवसर आते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। हमारे लिए भी ऐसे पल आए जब देश को झकझोर करने वाले कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई, लेकिन जिस तरीके से अब की बार महाकुंभ का आयोजन किया गया और जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर त्रिवेणी संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई, पूरा विश्व उसका साक्षी बना था। पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से अब की बार महाकुंभ के अंदर श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। हालांकि वहीं विपक्ष की ओर से लगातार महाकुंभ में हुए स्टैंपेड को लेकर प्रधानमंत्री से यहां पर जवाब की उम्मीद की जा रही थी। लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हो स्टैंपेड को। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भीषण आग लगी है रामपथ पर। त्रिवेणी सदन में ये भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो अयोध्या के अंदर रामपथ पर ये भीषण आग लगी है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जब ये आग लगी तो किस तरीके से धुएं का गुब्बार आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ये भीषण आग लगी है। रामपथ पर ये भीषण आग लगी है। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रियों की समीक्षा बैठक। 2 मंत्री आज अपने अपने विभाग की समीक्षा करेंगे। हर मंत्री को विभागीय समीक्षा करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। श्रम मंत्री अनिल राजभर, कपिल देव अग्रवाल की समीक्षा बैठक होगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर इस समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होगा।
जहां मंत्री अपने विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। 2 मंत्री आज अपने अपने विभाग को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा भी हर मंत्री को मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने विभाग की समीक्षा बैठक ली जाए। वहीं नागपुर में बीती रात औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद शहर में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद उपद्रवियों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। घरों पर पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला भी किया गया। पुलिस पर हमला हुआ जिसमें डीसीपी निकेतन कदम गंभीर रूप से घायल हो गए। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने बताया कि अब तक 47 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 12 से 14 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। हिंसा के कारणों की जांच की जा रही है। हिंसा के बाद नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। नागपुर में हुई कल की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमने सबने रात भर प्रयास कर नागपुर की जनता को शांत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 34 पुलिस इसमें जख्मी है, 45-50 गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, 4-5 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र में भी सभी जगह पर शांतता बनी रहे ऐसी कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग हो गए। हिंसा की वजह अभी तक पता नहीं लग चुकी है, लेकिन जरूर कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम डिटेन कर चुके हैं। इसमें लगभग 12 से 14 हमारे पुलिस कर्मचारी इसमें इंजर्ड है। कुछ उनको लिगामेंट टेयर हुआ है, कुछ उनको कुछ कट्स है और बाकी माइनर्स है। सिविल यहाँ पे सिविलियन सिर्फ 2 या 3 ही इंजर्ड है, वो भी बाकी सब जो है वो माइनर इंजरीज है। लेकिन इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। लगभग दोपहर के दरमियान ये जो पूरा इशू था वो खत्म हो चुका था। पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट्स थे वो ले चुके थे, एफआईआर भी लॉन्च हो चुके थे। लेकिन फिर भी 5-6 घंटे के गैप के बाद में कुछ ग्रुप बाहर निकला और उन्होंने ये जो वैंडलाइजिंग जो किया है, ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था पुलिस जी, तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है। और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दी। पटना से बड़ी जानकारी, ईडी ऑफिस में राबड़ी देवी तेज प्रताप से पूछताछ जारी है। तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी से ईडी की ये पूछताछ है। ईडी दफ्तर के बाहर समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब केस में ये पूछताछ तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी से की जा रही है। वहीं कल लालू प्रसाद यादव को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। कल लालू यादव से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां लैंड फॉर जॉब मामले में तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी से आज ईडी की पूछताछ जारी है। तो ईडी दफ्तर के बाहर समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं कल के लिए ईडी ने लालू यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार आरजेडी की लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले राउस वेन्यू कोर्ट की ओर से लालू यादव को थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन ईडी एक बार फिर से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ईडी ने आज तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया था और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी ईडी ऑफिस पहुंचे थे और फिलहाल दोनों से पूछताछ ईडी की जारी है। वहीं कल ईडी ने समन जारी किया है लालू यादव के लिए। कल लालू यादव ईडी के सामने पेश होंगे। लालू यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की जाएगी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब तेज प्रताप यादव ईडी ऑफिस पहुंचे थे, समन पर ईडी ऑफिस पहुंचे थे। तो ईडी की तरफ से आज तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी को समन जारी किया गया था, पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में बुलाया गया था। वहीं कल लालू प्रसाद यादव को समन जारी किया गया है। कल ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव को पेश होना होगा। इससे पहले राउस वेन्यू कोर्ट की ओर से राहत लालू प्रसाद यादव को मिली थी, लेकिन अब लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार मुश्किलें आरजेडी की लालू प्रसाद यादव के परिवार की बढ़ती हुई नजर यहां पर आ रही है। यहां पर ईडी की ओर से तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को समन जारी किया गया था। जो इस समन पर आज तेज प्रताप यादव ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, जिनसे फिलहाल ईडी की पूछताछ जारी है। राबड़ी देवी भी ईडी ऑफिस पहुंची है, उससे भी पूछताछ जारी है और कल ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव पेश होंगे। कल का समन लालू यादव को ईडी की ओर से जारी किया गया है। तो एक के बाद एक लगातार मुश्किलें यहाँ पर लालू यादव के परिवार की लगातार बढ़ती जा रही हैं लैंड फॉर जॉब मामले में। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब ईडी के समन पर तेज प्रताप यादव ईडी ऑफिस पहुंचे थे। फिलहाल उनसे ईडी की ओर से पूछताछ लैंड फॉर जॉब मामले में की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए को लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का। सुरजीत जी, देखिए जो समन जारी किया गया था, अब तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं, उससे पूछताछ जारी है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अमीषा, आज जो है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार में राबड़ी देवी और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बुलाया गया है और दोनों से अभी पूछताछ जारी है। और हालांकि इस पूछताछ का विरोध में अगर बात करें तो आरजेडी के तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सड़क पर उतर चुके हैं और सरकार पे आरोप भी लगा रहे हैं कि जब जब चुनाव का वक्त होता है हमारे परिवार को इसी तरीके से परेशान किया जाता है। और देश में अगर बात करें तो जो ईडी है और सीबीआई है, ये जो है केवल जो विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए है। और अगर सत्ता पक्ष के नेताओं पे कोई आरोप भी सिद्ध हो जाता है तो उनको बड़ी आसानी से क्लीन चिट दे दिया जाता है। जी बिल्कुल सुरजीत, देखिए ईडी पर लगातार यहाँ पर आरजेडी तमाम हमले कर रहे हैं, बीजेपी पर हमले कर रहे हैं कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करे। लेकिन इससे पहले भी देखा था जब लालू यादव लैंड फॉर जॉब मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर जाते थे, वहां से थोड़ी राहत उनको मिली। लेकिन एक बार फिर से ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला आज जो तेज प्रताप को बुलाया है, राबड़ी देवी को ईडी ऑफिस में बुलाया है। वही कल के लिए लालू यादव के लिए समन जारी किया। अब देखना यह होगा कि कल क्या ईडी ऑफिस के सामने, ईडी ऑफिस में जाते हैं, ईडी के सामने पेश होते हैं ईडी के समन पर लालू यादव। जी अमीषा, बिल्कुल जिस तरीके से आज तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी ईडी के सम्मान का सम्मान करते हुए ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, उससे बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल लालू प्रसाद भी ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। और जांच में जिस तरीके से लालू परिवार लगातार सहयोग करता आया है,
तो आगे भी उम्मीद जताई जा रही है कि कल लालू प्रसाद ईडी के कार्यालय जाएंगे। और लेकिन जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई और ईडी का शिकंजा लालू प्रयास में बढ़ते जा रहा है, उससे बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी जो है अब कोई भी कोताही बरतने वाली नहीं है। और जो चार्जशीट में कुछ कमियां हैं उसको पूछताछ के द्वारा चार्जशीट फुलफिल करके इस बार कोर्ट जाने की तैयारी में है कि लालू परिवार को इस बार राहत नहीं मिल पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जंग जारी है। अब संभावनाएं हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने वाले हैं। अमेरिका ने रूस के सामने 30 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि हम यह देखना चाहते हैं क्या हम उस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि हम कर सके, हो सकता है कि हम ना कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन से बात करने का अच्छा मौका है। So I think a few things. I think now one is after the last round of negotiations between U.S. officials, the Secretary of State and National Security Advisor, with the Ukrainians, they agreed to terms for a ceasefire, which they have now sent to Russia. So I think as they put it, the ball is now in Russia's court. Tomorrow there will be a conversation between Trump and Putin that is expected. Let's see what comes of that. So I think that will show what's going. What really is at stake, though, is less the territorial gains. It is more the terms of the ceasefire for Ukraine. What is Ukraine's status going to be? That is really what is up in the air. And I think the number of scenarios to look at would have different levels of involvement by the US. We're expecting less involvement by the US, but the question really is how much the other European countries support Ukraine going forward, and how much of that is deemed acceptable for Russia for a ceasefire. What kind of role we can expect from India in this, asking both the partners to be on the negotiating table, and the solution cannot be found through the battlefield? What kind of role do you expect? Saudi Arabia has played the main role as the intermediary. They've had the venue for the conversations, for the dialogue. I think India has said that India's offices are open for any kind of intermediary role if both sides are happy with that. And it has been used at various points in time over the past 3 years to pass messages from the US and Ukraine and Europe to Russia and vice versa. And particularly when it comes to resolving specific problems. But I think that what the issue that India and a few other countries as well, Turkey, UAE, Saudi Arabia, have said is, if you want us to play a role, we're there. But so far it looks like Saudi Arabia has been the preferred place for those guys. So I think India's doors are open. It really is up to where both sides see a potential role for India to play. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी, जिस पर यूक्रेन 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, समझौता कर लिया है। लेकिन आज की इस मीटिंग में देखना होगा क्या रूस भी 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार होता है। कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिस पर रूस इस सीज फायर के लिए तैयार होगा, क्योंकि इससे पहले भी रूस ने इस प्रस्ताव के लिए अपनी कुछ कंडीशंस सामने रखी थी। हमारे साथ पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी जुड़ चुके हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम एएनबी न्यूज पर। आज यूक्रेन तो हालांकि इस 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति की रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। किस तरीके से आप इस मुलाकात को देखते हैं? कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिस पर रूस एग्री करेगा 30 दिन के सीज फायर के लिए? देखिए, जो पिछली सरकार थी, बाइडेन सरकार अमेरिका की, वो नहीं चाहती थी से अच्छे रिश्ते, और उन्होंने यूक्रेन को बढ़ावा दिया था। और यूक्रेन ने हर तरीके से सैन्य मदद और हर तरीके से आर्थिक मदद देने के बाद और वहां पर हथियारों की सप्लाई लेने के बाद वहां पर लड़ाई 3 साल तक जारी रखी। ये लड़ाई जो है, जब ट्रंप आए थे उस वक्त ही उन्होंने मोमेंट में ही कहा था कि हम अपने
इलेक्शन की जब तैयारी कर रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी में उन्होंने कहा था कि हम लड़ाइयाँ दोनों बंद कर देंगे, चाहे वो इजराइल की लड़ाई रही हो या यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रही हो। उसी का एक नतीजा है, उसी का एक स्टेप है। और ये जब गए थे यूक्रेन के राष्ट्रपति वहाँ पर मिलने के लिए ट्रम्प को, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत गर्मा गर्मी की थी, सोचा था कि शायद उनका कोई यूरोपियन यूनियन या यूके वगैरह साथ देंगे, फ्रांस, लेकिन सब नहीं, बैकआउट कर दिया। इस तरीके से उनको सहायता नहीं मिल सकती जिस तरीके से अमेरिका दे रहा था, इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर रहा था और हर तरीके से आर्थिक और सैन्य सप्लाई भी सब कुछ दे रहा था, इसके हथियारों की सप्लाई भी हो रही थी। वो सब चीजें उन्होंने बंद कर दी, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने कट किया, इनका भी कट कर दिया। और बिल्कुल बिल्कुल अमीन जी, अब देखना होगा आज अगर ये मीटिंग होती है तो कितनी सक्सेसफुल ये मीटिंग रहती है, क्या रूस एग्री होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। लखनऊ से बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम मायावती की सुरक्षा के लिए एनएसजी की मॉक ड्रिल, बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। नौमाल एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की मॉक ड्रिल, सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर और पुलिस कर्मी इस मॉक ड्रिल में शामिल है। स्थानीय पुलिस, फायर और एम्बुलेंस की टीम भी मौजूद है। तो पूर्व सीएम मायावती की सुरक्षा के लिए एनएसजी की ओर से ये मॉक ड्रिल की गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल नौमाल एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए की गई है। इस मॉक ड्रिल में सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर, पुलिस कर्मी, फायर, एम्बुलेंस की टीम, स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर सुरक्षा के मद्देनजर एनएसजी की ओर से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, देखिए पूर्व सीएम मायावती की सुरक्षा के मद्देनजर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? क्यों ये मॉक ड्रिल करने की जरूरत आज हुई? देखिए, समय समय पर अपनी वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए एनएसजी कहीं न कहीं इस तरह की मॉक ड्रिल करती रहती है। पूर्व सीएम है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, तो जाहिर सी बात है कि एक उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल की, एक अच्छे राजनीतिक दल की एक अध्यक्ष होने के नाते और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी मॉक ड्रिल का, उनकी सुरक्षा को परखने का कहीं न कहीं एनएसजी ने काम किया है। और इसी के तहत कहीं न कहीं एम्बुलेंस और जो तमाम जो प्रक्रिया होती है कि अगर वीवीआईपी को किसी कारणवश कुछ भी होता है तो किस प्रक्रिया के तहत और क्या क्या सुरक्षा से उनको निकाला जाएगा, और उसको लेकर आज मॉक ड्रिल थी। और बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास से ये मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एम्बुलेंस शामिल हुई और एनएसजी के कमांडो जो थे, दौरान जो सुरक्षा कर्मी थे, वो कहीं न कहीं इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए और सुरक्षा कितनी पुख्ता है इसको भी जानने की कोशिश की गई। और इसीलिए शायद कारण था कि एनएसजी द्वारा इनकी वीवीआईपी की जो अपने वीवीआईपी से उनकी सुरक्षा का इंतजाम करने। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। नीट पीजी 2025 की फाइनल डेट जारी कर दी गई है। 15 जून को सीबीटी मोड में परीक्षा का आयोजन होगा। 52,000 सीटों पर सिलेक्शन होगा। तो नीट पीजी 2025 के लिए जारी किया गया है 2 शिफ्ट में नीट पीजी की परीक्षा की जाएगी। नीट पीजी 2025 की फाइनल डेट रिलीज हो चुकी है। 15 जून को सीबीटी मोड में परीक्षा करवाई जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।